निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। जो चुनाव जिस तरीके से प्रचार हुआ, वोटिंग हुई 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में, 1 चरण में हरियाणा में, एक एक करके जरा बताइए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये कितने एग्जैक्ट आपको नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये चुनाव घटा है, और 8 अक्टूबर को कैसी तस्वीर रह सकती है? देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहले हरियाणा की बात करूंगा। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अपोजिशन ने 3 मुद्दे प्रमुखता से जो उठाए थे। पहला मुद्दा जवान, किसान और पहलवान। अब जो मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि अगर हम बात करें किसान की तो एमएसपी की गारंटी और ये जो मुद्दा था ये केंद्र के अधीन था, यानी कि केंद्र सरकार का था। दूसरा हम बात करें अग्निवीर की यानी कि जवान की, तो वो भी केंद्र की योजना है। तीसरी बात करें हम पहलवान की, तो वो भी सारा का सारा दिल्ली केंद्रित था, यानी कि दिल्ली में सारा धरना प्रदर्शन हुआ और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उसके अंदर भी आप केंद्र को ही केंद्र में रख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं 2024 के, और वहां पे भी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें यानी कि 10 में से 5 सीटें मिली, ठीक का आपकी बात, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लूज करी, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो वोट प्रतिशत लगभग समान समान है, केवल 2% वोटों का फर्क है, यानी कि दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार की सारी योजनाएं थी, जनता का गुस्सा अगर केंद्र सरकार से था, उसके बावजूद भी अगर जनता ने मान लीजिए वहां पे कांग्रेस के बराबर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो अब ऐसा और क्या नाराजगी हो गई राज्य सरकार के साथ कि वहां पे सुपड़ा सा? पहली बात। दूसरी बात, इसी पहली बात में मैं आपके एक काउंटर सवाल मेरा आ रहा है निरंजन जी, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से ही, उनके गठबंधन की तरफ से ही कहा जाता है ना कि डबल इंजन की सरकार बनाइए या डबल इंजन की सरकार को रिपीट कीजिए। अब डबल इंजन की सरकार अगर है और डबल इंजन की सरकार केंद्र से योजनाएं नहीं ला पा रही है, केंद्र के अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती हैं वो राज्य को नहीं दिला पा रही है, आदेश को नहीं दिला पा रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। फिर राज्य सरकार से नाराजगी हो सकती है, नहीं हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए 10 वर्ष की जब सरकार होती है, जनता की अपेक्षाएं उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात एक और मैं कहूं आपको रविंद्र जी, जिस तरीके से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 के चुनाव के अंदर जब हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7 सीटें घट गई, यानी कि अल्पमत की सरकार हो गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटों से 30 सीटों पे चली गई। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि रही कि जैसे कहा जाता है ना कि आवाजे जनता और नगाड़ाए खुदा, तो उस तरीके से जनता की आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब दरकिनार किया। एग्जिट पोल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, देखिए एग्जिट पोल अभी तक मैंने देखे नहीं। वास्तविकता ये थी कि हरियाणा में 58, कांग्रेस को, बीजेपी को 24, हाँ, जेजेपी 2, आईएनएलडी 2, आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ। देखिए मेरा ये मानना है रविंद्र जी कि जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ है, ना तो मुझे वहां पे ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत बड़ी लहर है या भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत करके आ रही हो, ना मुझे ऐसा लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हरियाणा के जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि एक विशेष परिणाम, ऐतिहासिक रूप से हरियाणा के अंदर इस बार निर्दलियों की और साथ में इनेलो की मैं बोल रहा हूं कि अच्छी संख्या आएगी और इस बार हरियाणा के अंदर निर्दलीय सरकार बनाएंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बनाते हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं ये मैं नहीं कह सकता। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सीटों का अंतर है वो 1-2-4 सीटों का अंतर है, बाकी मेरे हिसाब से वहां पे दोनों पार्टियां लगभग समझ लीजिए समान परिस्थिति पे है। हां, यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आज के 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी और एक परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस अगर उस दिन चुनाव होता तो कांग्रेस 60 प्लस हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे अपना चुनाव गंवाया है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बनाया है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से संघर्ष कड़ा होगा और निर्दलियों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए
देखिए, आप हम एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके अंदर रविंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मुखर होता है। कि कहीं पे भी देख लीजिए आप, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर भी जब विधानसभा के चुनाव हुए, या महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुए, या छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए, तो उस समय एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर तो बनी नहीं रही है, यानी कि वहां तो जैसे कहा गया था कि भाई राज नहीं, रिवाज बदलेगा, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर तो सारे के सारे कंफर्म मान के चल रहे थे जैसे आज हरियाणा की स्थिति है। लेकिन मैं इसका मूल्यांकन ये कहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो वहां पे एक कम्युनिटी, जिस तरीके से हुड्डा जी को कमान दी गई, तो एक कम्युनिटी ज्यादा मुखर है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है। लेकिन हां, यहां पे ये चीज मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार से थोड़ा सा अभी ये कल वोटर टर्नआउट के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज का जो आंकड़ा है कि 61-62% वोट का जो आंकड़ा आ रहा है 6 बजे तक का, अगर मान लीजिए वही आंकड़ा रहता है तो ये जो वोट प्रतिशत गिरना है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा घातक या डैमेज कर सकता है। बताइए पोद्दार साहब, बीजेपी में तो कोई मायने नहीं रखता मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन है कौन नहीं है, यहाँ तो झगड़ा ही नहीं समझ में आ रहा है। अशोक तंवर और पहुंच गए रातों रात। देखिए दिन में दिन देखिए रविंद्र जी, राजनीतिक के प्रवक्ता हैं तो वो अपनी पार्टी का उसी हिसाब से पक्ष रखेंगे। बाकी सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और वो हर व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए, पारितोषिक के प्रयास में लगा रहता है। रही बात हरियाणा के अंदर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो अनिल विज जी तो सरेआम कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूं और मेरे को बनाना चाहिए। वो तो मतलब सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, यानी कि उनको तो कोई बोलने में कोई कोताही नहीं। दूसरी तरफ जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी को इन्होंने, समझ लीजिए, लास्ट के 6 महीने के अंदर इन्होंने कमान दी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, और अब जो नेतृत्व है नायब सिंह सैनी जी का ही माना जा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो अल्पमत की सरकार होगी। उसके अंदर ये अलग बात है कि वो कितने निर्दलियों को साथ ले पाते हैं, इनेलो को साथ ले पाते हैं, या किसके साथ उनका गठबंधन होता है, वो उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं वहां नेतृत्व के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि जो सहयोगी दल होते हैं उनकी भी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी एक, जिसके साथ उनका समझ लीजिए सामंजस्य ज्यादा बढ़िया होता है, वो उसी को कहते हैं कि भाई आप इसको नेतृत्व दिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर अब चुनाव लड़ने गई थी, तो पहला हक तो उन्हीं का बनता है मुख्यमंत्री की सीट पे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब चुनाव परिणाम के बाद में क्या परिणाम आते हैं, ये हमारा सारे के सारे, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे हमारा अनुमान हो, चाहे जो भी वहां पे विश्लेषक हैं या जो भी वहां पे राजनीतिक विद्वान है, सबका अपना अपना अनुमान है। बाकी मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ रही थी उसने बहुत अच्छा रिकवर किया, और आप ये समझ लीजिए चुनाव आते आते, यानी कि आज 5 तारीख तक कहीं ना कहीं संघर्ष वहां हरियाणा के अंदर कड़ा संघर्ष हो गया। हां, ये अलग बात है कि एग्जिट पोल के अंदर या सर्वेज के अंदर वो आज भी वही जो पुराना, जो एक आज के 10 दिन पहले एक माहौल था, उस 1 महीने पहले एक माहौल था, वो माहौल आज एग्जिट पोल के अंदर भी अगर नजर आ रहा हो तो बात अलग है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस बार जो निर्दलीय हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे इसके अंदर आप जेजेपी और एएसपी की बात करें, चाहे आप इनेलो और बीएसपी की बात करें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, इस बार इन्होंने जिस हिसाब से निर्दलियों ने मिलकर के दोनों ही पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जो खेल गड़बड़ाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल के अंदर भी उस चीज का, वो चीज आपको रिफ्लेक्शन होती हुई दिखाई देगी। 8 तारीख की बात कर रहा हूं, जब परिणाम आएंगे तब। पोद्दार जी, क्या आपको भी लग रहा है कि जो भरोसा बीजेपी को है जम्मू कश्मीर में इतिहास बनने वाला है, भले ही ये एग्जिट पोल पूरी तरह से वो तस्वीर ना दिखा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी का भरोसा एक तरह से कहें कि पूरी तरह से सार्थक होगा? देखिए रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे खोने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर हम 2 भागों में बांटे, एक जम्मू संभाग और एक कश्मीर वैली की बात करें,
तो वहां पे आप ये समझ लीजिए जो 6-7 जिले हैं वहां पे एक जिसको कहते हैं थोड़ी सा मजहबी पुट ज्यादा है, वो पत्रकारों ने भी जिस तरीके से कवर किया, सबने दिखाया है कि कहीं ना कहीं जो एक पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी यानी कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, और एक जो 6-7 जिले हैं वो बिल्कुल इस्लाम से समझ लीजिए प्रभावित जिले हैं। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के अंदर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेके जाती रही है और इस बार भी अच्छी बढ़त लेकर के मेरे हिसाब से जाएगी। लेकिन कश्मीर की बात करें तो 17-18 सीटों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 52 में से 17-18 सीटों पे तो अपने कैंडिडेट ही नहीं दिए थे। हाँ, ये अलग बात है कि 47 कश्मीर में हो गई सीटें और 43 जम्मू में हो गई, 47। हाँ, 17-18 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हिसाब से कश्मीर अंचल के अंदर अपने कैंडिडेट नहीं दिए। हाँ, यहां ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एनसी और कांग्रेस का वहां खेल बिगाड़ने के लिए जो निर्दलियों को, या यूं कहें कि जो छोटी छोटी पार्टियां वहां लोकल की जो हैं, और वो निर्दलीय दिख भी रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, 22 सीटें हासिल करते हुए एग्जिट पोल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के मामले में मुझे एक प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है, और वो प्रयोग ये है कि वहां पे नई लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि मेरा भी ये मानना है कि कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी तो वो वहां पे वो 3 परिवारों की, 4 परिवारों की जो राजनीति अभी तक वहां पे फलती फूलती थी, वही सबसे बड़ी समस्या थी। और आज जिस तरीके से कश्मीर वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए वहां नई लीडरशिप डेवलप करती है और जिस तरीके से युवाओं को वहां पे आगे बढ़ाने का प्रयास, चाहे उनको बैकडोर से सपोर्ट करना या जो भी तरीका है उस तरीके से उनकी अगर वहां पे एक समझ लीजिए उनको फेस बना रही है, तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करिश्मा करे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार, जैसे आपने देखा होगा कि पीडीपी के साथ मिलकर के बनाई थी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं गरिमा गिरी थी, उससे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के अंदर गिरावट आई थी। लेकिन इस बार जो सरकार बने वो एक मेरे हिसाब से ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षण हो। बिल्कुल।